चूक की संभावना से भी है इनको इनकार। जल्द मिलेंगे हेल्थ मंथन में कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमन कुमार। सर्जरी पर जाने से पहले पूरी टीम को करते हैं तैयार। चूक की संभावना से भी है इनको इनकार। जल्द मिलेंगे हेल्थ मंथन में। नमस्कार सर, अभिनंदन है आपका हेल्थ मंथन में। और आज हम फर्स्ट टाइम लाइव जा रहे हैं और हम लोग बहुत खुश हैं कि आप हमारे साथ जुड़े। आप कैंसर सर्जन हैं, लेकिन आपकी खासियत ये है कि आप सब टॉपिक पे बेधड़क, बिंदास और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बोलते हैं और वो सब सच होता है जो हमने कोरोना काल से अब तक देखा है। तो सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आज भी हमें बहुत जरूरत है, जो हम लोग महसूस करते हैं, हेल्थ मंथन जैसे प्लेटफॉर्म की, जिससे आम इंसान आराम से जुड़ सके, आसानी से जुड़ सके, उसको कुछ अपनी जेब से खर्च ना करना पड़े, खासकर वो लोग भी जो महंगी कंसल्टेंसी नहीं दे सकते। तो आपको लगता है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे इस रूप को सार्थक कर पाएंगे? धन्यवाद पुष्पा जी, और मैं आभारी हूं कि आपने लॉन्चिंग शो में मुझे बुलाया। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। ये बात आपने सच कही कि लोग समझते हैं मैं कैंसर सर्जन हूं तो मुझे कैंसर पे ही क्या बोलना चाहिए। इसको ऐसा समझें कि अगर शेक्सपियर से कहें कि एबीसीडी का अल्फाबेट आप भूल गए क्या, तो जवाब होगा नहीं। सुपर स्पेशलिस्ट बनने के पहले कोई इंसान एमबीबीएस भी होता है, एमएस सर्जरी या एमडी मेडिसिन भी होता है, तो हमें उस जानकारी का भी लाभ अपने लोगों को पहुंचाना चाहिए। और मैं इतना ही करता हूं, कुछ खास नहीं करता हूं। दूसरी बात जो आपने कही, इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या फायदा है। आपको भी मालूम है कि मेन स्ट्रीम मीडिया की जो हालत है, उनके पास पॉलिटिकल और हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा कोई न्यूज तो है नहीं। उनको इससे मतलब नहीं है कि पब्लिक के स्वास्थ्य के बारे में क्या चल रहा है, और स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण पब्लिक बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जा रही है, इसका अंदाजा भी नहीं है, तो उनको चिंता नहीं है। कई ऐसे चैनल भी मैं जानता हूं या लोग बताते रहते हैं, दिखाते हैं, जिसमें मैं देखता हूं कि बिल्कुल अज्ञानतावश कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जिसको हम आमतौर पे कह सकते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान, जो कहीं से कुछ टटोला निकाला, कुछ फॉरवर्डेड मैसेज को लिया, दे दिया। इसलिए मैं आपको सच में बधाई देता हूं कि इस तरह की पहल आपने की है और डेडिकेटेड हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड टॉपिक को उठा के लाए हैं। अब हेल्थ रिलेटेड टॉपिक कुछ भी हो सकता है, अवेयरनेस है, एजुकेशन है, सोसाइटी का उत्थान है, कुछ भी हो सकता है। ये वाकई पब्लिक को मदद करेगी। और खास करके टेलीविजन देखने के लिए इन्वर्टर या इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, लेकिन इस तरह के चैनल में आपका वीडियो अपलोडेड रहेगा, और जब भी लोग चाहें, जब लाइट आए, मोबाइल चार्ज कर लें, दूर दराज के गांव में भी, तब भी इस प्रोग्राम को बाद में देख सकते हैं। ये अच्छा रहेगा। और सर, सबसे जो जरूरी चीज है कि आज कैंसर गांव तक भी पहुंच गया है, और इसका तो मतलब आपको प्रमाण देने की भी जरूरत नहीं, आप तो खुद सब जानते हैं कि अगर हमें लोगों लोगों तक पहुंचना है, जन जन तक पहुंचना है, तो सोशल मीडिया हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो सिर्फ एक पहला और आखिरी सवाल कैंसर से रिलेटेड, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या कैंसर सच में आज तादाद में ज्यादा बढ़ रहा है या अवेयरनेस ज्यादा बढ़ गई है? दोनों बातें हैं, लेकिन सच ये है कि दोनों बातों की तुलना करें तो तुलनात्मक तरीके से देखेंगे, कैंसर की तादाद बढ़ी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पहली बात, कैंसर पहले कुछ खास कैंसर मेट्रो सिटी का हुआ करता था, कुछ गांव में होता था, लेकिन उसकी संख्या कम थी। अब ये गैप भरता हुआ नजर आ रहा है। मेट्रो सिटी का कैंसर, जैसे आमतौर पे स्तन कैंसर महिलाओं में मेट्रो सिटी में पहले देखा जाता था, आज गांव में भी हो रहा है। इस तरह से कोई भी कैंसर रीजन रिलीजन में फिक्स नहीं रहा। और बहुत बड़ा कारण है कि आज जो लाइफस्टाइल, जीवन शैली, व्यसन या जो भी खराबियां कह सकते हैं जिस कैंसर के लिए कारक है, अगर शहर में है तो टेलीविजन, फिल्म, सीरियल, एपिसोड के माध्यम से गांव तक भी पहुंच चुका है। तो ये गैप भरता जा रहा है। हम बुराइयां उठा रहे हैं,
अच्छाइयों को छोड़ रहे हैं। जो गांव की अच्छाइयां थी, शुद्ध वातावरण, शुद्ध भोजन और अपने में आहार विहार विचार का अच्छा रखना, लोगों से मिलना जुलना, ये खत्म होता जा रहा है। तो ये गैप खत्म हो गया है, कैंसर की तादाद बढ़ी है। दूसरी बात है अवेयरनेस, जागरूकता भी बढ़ी है और डिटेक्शन भी बढ़ा है। पहले आमतौर पे बहुत एडवांस स्टेज ही कैंसर डिटेक्ट हुआ करता था, जो काफी भारत में चेंज हुआ है। अर्ली स्टेज डिटेक्शन भी शुरू हो गया है, इसलिए ओवरऑल इंसिडेंस का बहुत तेजी से जंप दिख रहा है भारत में, ये सच है। सर अगर हम बात करें आजकल एकदम करंट इश्यूज पे, तो पिछले काफी टाइम से, और ये बहुत रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि लंबा टाइम गैप हो रहा है कुछ, हम लोग देख रहे हैं कि बॉलीवुड में वो सितारे, जैसे अभी आपने कहा कि अवेयरनेस बढ़ी है लेकिन फिर भी तादाद बढ़ी है, अवेयरनेस बढ़ी है जीवन शैली को लेकर के, लोग बहुत जिम जाने लगे हैं, एक्सरसाइज करने लगे हैं, खान पान पे ध्यान देते हैं। बावजूद इसके जो लोग एक अच्छे एलीट क्लास के हैं, उनको भी हमने देखा, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिनमें सबसे ज्यादा आती है, यंगस्टर्स की डेथ हुई है हार्ट अटैक से। और अभी तो एक ऐसा केस था कि वो एक स्टूडेंट है 23 साल का, ये एक रिसेंट केस है सिर्फ पिछले हफ्ते का, वो पायलट पायलट था वो बच्चा, और वो कोई उसमें नशा की आदत नहीं थी, कुछ नहीं थी, सडनली वो छुट्टियों पे घर आया और उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। तो ये जो रीजन अभी आ रहे हैं सर, जिसमें सब लोग बहुत अपने आप को सोचते हैं कि हम जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, पहन रहे हैं, फिर उनको अचानक से हार्ट अटैक, वो भी वर्कआउट के दौरान, ऐसा क्यों होता है, इसके क्या कारण? जी, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, जागरूकता एक डबल एजेड स्वॉर्ड है, जिसको कहते हैं अवेयरनेस इज डबल एजेड स्वॉर्ड, दो धारी तलवार है जागरूकता। एक तो अच्छी बात है कि जागरूकता के कारण अच्छी चीजों का एक्वायर करते हैं, लेकिन अगर डर का कंपोनेंट, फियर कंपोनेंट अगर जागरूकता में ज्यादा हो जाए, मतलब इतना डरा दिया जाए, चाहे तो उसके पीछे व्यापारवाद छुपा हो या जो भी छुपा हो, कि आप उसके सुधार में जो चीजें हैं एक्सेसिव करने लगे। अब जैसे कहा गया कि एक्सरसाइज करने वालों को, व्यायाम करने वालों को, या यूं कहें कि जो बहुत बैठे रहते हैं, मोटापा हो जाता है, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनमें हार्ट अटैक की तादाद ज्यादा है। तो लोगों ने कंक्लूड किया, तो कंक्लूड जब किया तो ये मिला कि एक्सरसाइज करने से हार्ट अटैक का इंसिडेंस कम होता है। तो ये डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं समझते हैं लोग, एक लाइन पकड़ लेते हैं कि एक्सरसाइज करने से हार्ट अटैक कम होता है। अब वो करने लगे एक्सरसाइज को एक्सेसिव। कहा जाता है मॉडरेशन ऑफ एक्सरसाइज, मॉडरेट एक्सरसाइज करने से हार्ट अटैक का इंसिडेंस कम होता है। लोग एक्सेसिव जो एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ता है, ये लोगों को पता नहीं है। अब पूछेंगे कैसे बढ़ेगा, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिट है। ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स, अगर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो एरोबिक कंपोनेंट, जिसमें ऑक्सीजन के कारण मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ये कम होगा। और एनएरोबिक कंपोनेंट, जिसमें हम कहते हैं कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी भी हो रही है, फिर भी बॉडी मेटाबॉलिज्म कर रही है क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वेट लॉस करने के लिए, उस समय ऑक्सीडेटिव रेडिकल एक प्रोडक्ट होता है बॉडी में, ये ज्यादा जमा होता है और एंटीऑक्सीडेंट की सप्लाई कम है बॉडी के अंदर। तो ये इम्बैलेंस के कारण एक तरह का इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जनरेट होता है, शरीर के हर अंग में होगा, साथ में हार्ट के ब्लड वेसल में भी होगा। हार्ट के ब्लड वेसल में इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन होगी, और सेम तरीका के जैसे कोविड में हुआ था, इसमें क्लॉट बनेगा, हार्ट अटैक होगा। तो ये बिल्कुल एस्टैब्लिश साइंटिफिक प्रोसेस आ चुका है। एक्सेसिव एक्सरसाइज इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, पहली बात। दूसरी बात, जो इतने एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं उनकी पर्सनालिटी ज्यादातर में देखी गई है ऑब्सेस्ड पर्सनालिटी होती है, मतलब बहुत ज्यादा किसी चीज के पीछे पागल हो जाना। तो ऐसे लोगों में स्ट्रेस लेवल इन जनरल ज्यादा होता है, काम के लिए वर्कहोलिक होंगे ये लोग, एक्सरसाइज करके रिडक्शन किया उन्होंने रिस्क फैक्टर का, लेकिन वर्कहोलिक होने के कारण स्ट्रेस वहां बढ़ा लिया काम के दरमियान। खाने के लिए फिर ऑब्सेस्ड होंगे, मतलब मुझे ये नहीं खाना है, ये खाना है, ये नहीं खाना, पूरे दिन उनके दिमाग में एक स्ट्रेस तनाव बना रहेगा, मतलब मोटरेशन संतुलन उसमें भी नहीं है उनके। इसके अलावे जिम जाने वालों में आप पता करेंगे तो ये सप्लीमेंट लेते हैं, उन सप्लीमेंट में मैंने जहां तक सुना है कि थायराइड का सप्लीमेंट, स्टेरॉइड का सप्लीमेंट ये भी लेते हैं। इन सब चीजों से भी हार्ट की एबनॉर्मलिटी होती है। तो इन चीजों को पब्लिक बिना जाने कर लेती है, पता नहीं चलता है, और जब अनटूवर्ड घटना हो जाती है तो पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है कि क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करें या ना करें। तो उनके लिए जवाब है मॉडरेट एक्सरसाइज करना है। तो कैसे समझेंगे मॉडरेट एक्सरसाइज?
कुछ इसका डेफिनेशन है, वीक में कितने देर, कितने घंटे, कैसे लोगों को करना है। तो कहते हैं 30 मिनट पर डे फॉर 5 डेज ए वीक, ये एक ऑप्टिमम डेफिनेशन माना जाता है। मतलब हर दिन आधे घंटे, 5 दिन भी अगर करते हैं तो मॉडरेशन कहेंगे। एक दूसरा, इम्पैक्ट कैसे देखेंगे? इम्पैक्ट ये देखें, पुरुषों में खास करके चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन, मतलब छाती जितनी चौड़ी है, अब उस चौड़ी से कुछ और मतलब मत समझिएगा कि मैं किसी कितने इंच का सीना है, ऐसा मैं नहीं कुछ कह रहा हूं। छाती कितनी चौड़ी है उससे कमर पतली होनी चाहिए, तो आपका हार्ट अटैक का रिस्क कम होगा। अगर वेस्ट लाइन, कमर की लाइन अगर बड़ी हो जाती है चेस्ट लाइन से, तो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ेगा, जिसको टेक्निकली हम कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी। आपने देख लिया, आप दौड़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो आप सांस आपकी नहीं फूलती है, मतलब हार्ट अटैक का रिस्क आपको नहीं है। पैल्पिटेशन नहीं होता, हार्ट अटैक का रिस्क नहीं है। ये तो आपने इम्पैक्ट देखा। एडिशनल क्या चीजें हुई जो लोगों को पता भी नहीं है, शायद याद भी नहीं है? एबनॉर्मल सर्काडियन रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक जो दिमाग में है, मतलब सोने का समय और जगने का समय, ये डिस्टर्ब हो गया, जिसको कहते हैं एबनॉर्मल सर्काडियन रिदम। बहुत लेट रात तक जगे रहते हैं और दिन में देर से उठते हैं, ये हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाया। स्क्रीन टाइम, मतलब मोबाइल या लैपटॉप पे बहुत लंबे समय तक हम कुछ देखते रहते हैं, तो आंखों से देखने का मतलब नहीं है उसका, उसका मतलब है बहुत सारे थॉट्स आपके चल रहे हैं और न्यूरोकेमिकल चेंजेस हो रहे हैं। अल्टीमेटली एड्रेनलिन रश हो रहा है, कॉर्टिसोल हो रहा है, और ये बॉडी को चेंजेस अलग अलग जगह जो करा रहा है, हार्ट में भी करा रहा है, और ये भी हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा है। तो ये एक बिल्कुल कॉम्प्लेक्स थ्योरी है। आप सिंपली समझें कि जीवन को जितना सहज और सरल करेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। जी। डॉक्टर, आपने कहा कि स्ट्रेस लेवल, तो ये तो आपने बहुत सही कहा कि ये जो स्ट्रेस है और जो हमारी सोचने की जो एक शक्ति है, ओवर थिंकिंग हम करने लगते हैं, तो स्ट्रेस, गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस को हम कैसे नाप सकते हैं? क्या दोनों उसके लिए जिम्मेदार हैं या सिर्फ बैड स्ट्रेस ही हमारे लिए खराब है, या हर तरह का स्ट्रेस खराब है? बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं तो थोड़ा आश्चर्य में भी हूं कि मीडिया के लोग अभी भी ऐसा सवाल करते हैं। ये बहुत वैज्ञानिक सवाल है। गुड स्ट्रेस, टेक्निकली उसको कहते हैं यू स्ट्रेस, ई यू स्ट्रेस, और बैड स्ट्रेस को कहते हैं डिस्ट्रेस, DIS, डिजीज वाला डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस, आप उदाहरण के तौर पे समझिए, शादी होने वाली है, उसमें भी तनाव है, दूसरे तरह का है, नई जोड़ी मिलेगी, नए लोग मिलेंगे, नई फैमिली मिलेगी। आप मूवी देखने जा रहे हैं, एक उत्सुकता है क्या होगा मूवी में, यू स्ट्रेस है। कोई अच्छी चीज होने वाली है, उसमें भी एक लेवल का स्ट्रेस आता है, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस। इसमें हार्ट अटैक का रिस्क नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ऐसे न्यूरोकेमिकल्स जनरेट होते हैं जो आपको फील गुड देगा। डिस्ट्रेस बेसिकली, और वो भी परसिस्टेंट डिस्ट्रेस, मतलब लगातार बना रहे, या एक दिन में मतलब 24 घंटे में लंबे समय तक के रहे, और लंबे महीनों, लंबे वर्षों तक अगर रहे डिस्ट्रेस, तब जाके हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ेगा। इसलिए बिल्कुल ठीक बात है, यू स्ट्रेस से नहीं बढ़ेगा, डिस्ट्रेस से बढ़ेगा। लेकिन इस समय ये समझना जरूरी है कि यू स्ट्रेस किसको कहते हैं। उदाहरण तो मैंने जरूर दिया, क्षणिक सुख यू स्ट्रेस की श्रेणी में नहीं आएगा, जिसको हम कहते हैं सुखवाद, या इंग्लिश में कहते हैं हेडोनिज्म। आनंद यू स्ट्रेस में आएगा, जिसको कहते हैं हैप्पीनेस। तो आनंद या हैप्पीनेस कहते हैं जो कॉन्टिन्यूम प्रोसेस, लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां पहुंच के आप रुक जाएंगे, ये चलते रहेगी सतत। अगर ऐसी चीज है, आनंद है, तो आप यू स्ट्रेस में हैं। सुखवाद मतलब दारू पी लिया, सिगरेट पी ली, तंबाकू खा लिया, उस समय थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगा, कॉफी पी ली, अच्छा लगा, ये सुखवाद है, ये आनंद नहीं है। इसको स्ट्रेस में ना डालें। आपको लग सकता है कि मैं दिन में 10 कप कॉफी पीता हूं, उसमें तो अच्छा लगता है, तो मैं 12 कर देता हूं, अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा। कॉफी इटसेल्फ इंक्रीजेज हार्ट रेट, तो लॉन्ग टर्म में हार्ट अटैक की संभावना बढ़ेगी। जी। लेकिन सर, अभी आपने कहा कॉफी हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा भी सकती है। कई बार ये बहुत आया है कि कॉफी एक मात्रा में हार्ट के लिए अच्छी भी है, तो ये कुछ समझ नहीं आया सर, जी उस जी पे आप बिल्कुल। ही बता जी सकते हैं बिल्कुल। कितना सही है? बिल्कुल। हाँ देखिए, कॉफी, कैफीन जो है वैसोडायलेटर होता है,
तो जब इसकी रिपोर्ट आई कि वैसोडायलेटर है, ब्रेन के ब्लड वेसल्स को, हार्ट के ब्लड वेसल को बढ़ाता है, तो ठीक है, एक लिमिट तक बढ़ा दिया। मैंने कहा एक्सेसिव कॉफी ड्रिंकिंग, मतलब आपने ये सोच लिया कॉफी पीने के बाद मुझे अच्छा लगता है तो मैं 10 कॉफी पीता 12 पी लूं। अगर एक्सेसिव कॉफी लेंगे, मतलब हर चीज की डोज होती है, कैफीन भी एक केमिकल है, तो अल्टीमेटली हार्ट अटैक आपका हार्ट रेट बढ़ता है। मतलब 1 मिनट में जो एक इंसान को 70 से 72 बार दिल धड़कना चाहिए, ये 100-110 रहेगा। ऐसी कंडीशन को कहते हैं टैकीकार्डिया। और टैकीकार्डिया लंबे समय तक रहे, सोते में भी रहे, जो कि टैकीकार्डिया कैफीन से हो सकता है, स्मोकिंग से हो सकता है, टोबैको से हो सकता है, तो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ेगा, वैसोडायलेशन होने के बावजूद भी बढ़ेगा। तो इसलिए कैफीन इन मॉडरेशन को कहा जाता है हार्ट अटैक के रिस्क को कम करता है, नॉट इन एक्सेस। यानी 2 से 3 कॉफी तो हम पी सकते हैं डॉक्टर? ये डोज पे डिपेंडेंट है। मैंने कहा डोज एक्युमुलेटिव। डोज का मतलब ये है कि इस पे मैं इसको समझाने के लिए एक जस्ट जोक का सहारा लूंगा। एक सज्जन थे, 3 दोस्त थे, तीनों शाम को बार में बैठते थे शराब पीने के लिए। धीरे धीरे करके उनके 2 दोस्त बीमार हो गए, मर गए। अब जब अकेले आने लगे तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि 3 पैग लगा दो, लेकिन एक ही ग्लास में डालना। तो उसने बोला क्यों? तो बोला कि 2 दोस्त रहे नहीं, तो उनके हिस्से का मुझे पीना है, लेकिन मैं एक ही पैग पीता था तो एक ही पीऊंगा, लेकिन ट्रिपल पीऊंगा। तो सिमिलरली अगर कॉफी लेने के लिए आपने एक ही में सोचा कि 2 से 3 मुझे रेस्ट्रिक्ट करना है, 2 से 3 बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उसमें जो 1 कप कॉफी में रिकमेंडेड कैफीन है उतना ही होना चाहिए। ऐसा ना करें कि अभी 7-8 पी रहे थे, उसको 3 में कन्वर्ट करके उतना ही पी लें, तो फिर रिस्क बढ़ेगा। जी बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, हमारे पास 2 सवाल भी आए हैं हमारे दर्शकों के। एक रितु श्रीवास्तव हैं जो हमारी बहुत अच्छी व्यूअर हैं। उनका ये सवाल है कि डॉक्टर साहब, आइडियली चेस्ट और वेस्ट कितनी होनी चाहिए? मतलब आइडियली क्या इसका पैमाना होना चाहिए? चेस्ट कितनी होनी चाहिए तो वेस्ट कितनी होनी चाहिए? जी, अच्छा सवाल है। लेकिन देखिए, ये बॉडी हैबिटस एक चीज होती है। मतलब एक इंसान कैसा दिखेगा, लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी चेस्ट की, आर्म की चौड़ाई कितनी होगी, हिप्स की चौड़ाई कितनी होगी, बॉडी हैबिटस यूजुअली डिसाइडेड होता है जेनेटिकल, कि माँ बाप कैसे लुक के हैं, उससे कैसा आएगा। देखते होंगे एक इंसान 6 फीट का है, वो बहुत चौड़ा भी हो सकता है, दूसरा इंसान बहुत पतला भी हो सकता है। 5 फीट 8 इंच का आदमी चौड़ा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, कमर किसी की ज्यादा हो सकती है, चेस्ट किसी का कम हो सकता है। तो एक तो ये है। तो इस फॉर्मूला में एग्जैक्ट डेफिनेशन देना कि किसका क्या होना चाहिए, ये ठीक नहीं होगा। हालांकि हर साइज के हिसाब से ये रिकमेंडेड है कि 5 फीट 8 इंच के आदमी का चेस्ट 40 होना चाहिए, और कमर अगर 36 है या 32 है, 34 है। ये मेन एम क्या है, अगर हम बीमारी की बात करें जिसमें हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और कैंसर 4 बीमारियां आती हैं, कि चेस्ट एरिया से वेस्ट एरिया, मतलब कमर का एरिया कम हो। उदाहरण के तौर पे अगर सीने का साइज 38-40 है और कमर का साइज 32 है, ऑप्टिमम है, ये रेशियो डिक्रीज हो गया, मतलब वी शेप, जिसको बेल के लिए हम कहते हैं वी, ऐसे बनेगा, नीचे से पतला, ऊपर जाके चौड़ा। महिलाओं के लिए कमर पतली होगी, चेस्ट एरिया ज्यादा होगा, कमर पतली होगी, लेकिन हिप्स के ऊपर महिलाओं में पुरुषों के तुलना में एरिया ज्यादा होगा। तो उसको ना माने, कमर मीन्स वेस्ट लाइन, ना कि हिप लाइन। हिप लाइन को ना माने, वेस्ट लाइन को माने। तो ये प्रोपोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर की एग्जैक्ट मेजरमेंट। जी, मतलब आप अमूमन हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी कमर है वो चेस्ट से पतली होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक और सवाल है, वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या साल में एक बार कैंसर से रिलेटेड कोई टेस्ट हमें करवा लेना चाहिए? क्योंकि आजकल कैंसर शायद बहुत हो रहा है, इसलिए लोग डरे हुए हैं। जी, हर एज के हिसाब से, मतलब उम्र और जेंडर, मतलब पुरुष है या महिला है, उसके हिसाब से कुछ रिकमेंडेड टेस्ट हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एक 40 साल की महिला, जिनके लिए रिकमेंडेड कुछ ब्लड टेस्ट, मैमोग्राफी मतलब स्तन की जांच, अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफ। अगर शादी हो चुकी है और 10 साल से ऊपर हो गए हैं तो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए पैप स्मेयर, ओवेरियन कैंसर के CO-125। उसी तरह पुरुषों के लिए हर एज के लिए, उदाहरण के तौर पर लीजिए पुरुष 55 साल का है, बिल्कुल हेल्दी है, फिर भी स्क्रीनिंग करनी है, तो क्या करना है, कुछ ब्लड टेस्ट, प्रोस्टेट कैंसर की जांच, लंग कैंसर, अगर
नॉन स्मोकर हैं, खास करके दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, पोल्यूशन एक्सपोजर है, प्रदूषण का है, तो लंग कैंसर और कोलन कैंसर, मतलब स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड, इस तरह से जांच। मतलब कुछ कुछ कैंसर स्क्रीनिंग से हम पकड़ सकते हैं बहुत अर्ली स्टेज में या प्री कैंसर स्टेज में, तो उसकी जांच उस एज के हिसाब से और उस जेंडर के हिसाब से रिकमेंडेड है। और कुछ जांचें ऐसी होती है जो असामान्य लक्षण किसी को आ रहा हो, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, उनको जांच करा लेनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे किसी को अम्ल की शिकायत बहुत ज्यादा है, अपाचन की शिकायत है, पेट फूला रहता है, खाने के बाद डाइजेशन ठीक से नहीं होता है, आपने दवा ले ली, फिजिशियन को दिखा लिया, ठीक नहीं हो रही है, तो आप किस जेंडर के हैं, किस उम्र के हैं, इससे मतलब नहीं है, आप जांच कराइए, जिसमें आमतौर पे अपने फिजिशियन से मिलेंगे, वो बताएंगे। आमतौर पे पेट का अल्ट्रासाउंड और एंडोस्कोपी करा लें तो बेहतर रहेगा, यही रिकमेंडेड है। इसलिए ये इसको हम कहते हैं कस्टमाइज स्क्रीनिंग टेस्ट एज पर द रिकमेंडेशन, जो हम रिकमेंड कर रहे हैं उसके हिसाब से कस्टमाइज करना है जी। डॉक्टर, एक और सवाल आया है इसी बीच। कॉफी से रिलेटेड हमने चर्चा की थी, तो कि क्या ब्लैक कॉफी सेफ है? जी बिल्कुल, देखिए मेन है कैफीन की मात्रा। कैफीन की मात्रा से मतलब ये है कि टोटल कैफीन डोज कितनी आप कंज्यूम कर रहे हैं। अब उसमें मिल्क में कर सकते हैं, कोल्ड मिल्क, हॉट मिल्क, सिमिलरली ब्लैक कॉफी, कुछ व्हाइट कॉफी भी आई है, कुछ अलग अलग कॉफी आई है। तो मैं क्लासिकल कन्वेंशनल कॉफी की बात कर रहा हूँ, जो ब्राउन कॉफी है। ब्लैक कॉफी मीन्स पानी में लेना। ऐसे लोगों में एक चीज जो मैंने ये की है, अगर मिल्क कॉफी ले रहे हैं और ब्लैक कॉफी ले रहे हैं, अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है, कुछ लोगों को है, तो मिल्क वाले में प्रॉब्लम हो रही है। अदरवाइज भी ब्लोटिंग फील मिल्क वाले कॉफी में ज्यादा है, ब्लैक कॉफी में नहीं है। लेकिन कैफीन रिलेटेड अगर हम साइड इफेक्ट की बात करें, तो जो रिकमेंडेड डोज, जैसे मैंने कहा कि क्लासिकल मेजरमेंट 1 कप कॉफी प्रिपरेशन में कितनी कॉफी की मात्रा डलेगी, अगर उससे 2 से 3 ले रहे हैं तो ब्लैक लें या मिल्क लें। अगर ये सारी समस्या नहीं है आपको हेल्थ रिलेटेड, तो सेम साइड इफेक्ट या सेम इफेक्ट कॉफी का है। लेकिन ब्लैक कॉफी लेने वालों की दिक्कत जो मैंने ऑब्जर्व की साइकोलॉजिकली, उनको बिटर टेस्ट से प्रॉब्लम नहीं होती है। जो मिल्क कॉफी लेते हैं उनको बिटर टेस्ट से प्रॉब्लम होती है, इसलिए मिल्क, शुगर सब कुछ डालते हैं। तो ब्लैक कॉफी लेने वाले ओवर ए पीरियड टाइम धीरे 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 अपने कॉफी की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, या तो सेम कप में ज्यादा कॉफी डालेंगे या कॉफी को बार बार लेंगे। तो ब्लैक कॉफी लेने वालों से मेरी एक ही दरख्वास्त रहेगी, रिक्वेस्ट है, कि वो कॉफी की मात्रा को बहुत संयमित रखें, क्योंकि उनका टेस्ट बड ऐसा है कि कॉफी की मात्रा वो बढ़ा सकते हैं, इसकी संभावना हर समय बनी रहेगी। सर, हम लोग बात कर रहे थे कि जिम में जो लोग एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, आपने बात की थी कि जो लोग सप्लीमेंट्स भी बहुत लेते हैं जिम में, एक तो फैट बर्नर, बॉडी जो लोग बनाते हैं, इस तरह के सप्लीमेंट्स कितने सेफ हैं? क्या कोई रेकमेंडेड इनकी गाइडलाइंस है? जी बिल्कुल, देखिए इंडिया में तो बहुत अनट्रेंड, अनप्रोफेशनल लोग भी ट्रेनर बन चुके हैं। वो ठीक बात नहीं है। जैसे यूरोपियन स्टैंडर्ड देखें, अमेरिकन स्टैंडर्ड देखें, अगर उसको हम माने, उसको फॉलो करें, तो हर चीज के लिए रिकमेंडेड है। इवन सप्लीमेंट के लिए एफडीए फूड, जो उनकी एजेंसी, फूड एंड ड्रग एजेंसी, रिकमेंड करती है कौन सा सप्लीमेंट आप लेना है, कौन सा नहीं लेना है। एक बात। दूसरी बात, डुप्लीकेसी ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल वे प्रोटीन बड़ा कॉमन है जिम में लेने वालों के लिए। वे प्रोटीन का सोर्स क्या है, एक्चुअल वे प्रोटीन है कि नहीं है, क्वालिटी कैसी है, इसका। दूसरा, कभी कभी सप्लीमेंट में जिम इंस्ट्रक्टर का मैंने जो देखा है, सुना है, पाया है, क्योंकि कई लोग किडनी फेलियर लेके आए हैं, कई लोग मसल रप्चर लेके आए हैं, तो उसमें जब मैंने इंक्वायरी की उनसे, तो पता चला कि थायराइड सप्लीमेंट मिला रहे हैं, जो कि जरूरत नहीं है। थायराइड सप्लीमेंट इसलिए मिलाते हैं कि आपका बीएमआर, बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ा रहे, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा रहे और जल्दी से फैट बर्न हो। स्टेरॉइड, ताकि मसल बल्क बन जाए। तो इस तरह से अनेक चीजें मिला देते हैं, ये रिकमेंडेड नहीं है, ये गलत हो रहा है। तो अगर मान लीजिए इंडिया में हमें स्टैंडर्डाइज करना है, तो एज पर द नॉर्म रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, टाइप ऑफ प्रोटीन, कंजम्पशन के तरीके, कैसे लेना है, कब लेना है, कैसे सुपरवाइज करना है। दूसरा,
इस तरह से एडल्ट्रेशन, मतलब जल्दी किसी भी रिजल्ट को पाने के लिए एडल्ट्रेशन ना करें। ये तो जिम वालों के लिए हुआ। हर इंसान को क्या चाहिए? पहली बात कि बहुत जल्दबाजी में कोई भी हेल्थ गोल, हेल्थ टारगेट को अचीव करने की कोशिश ना करें। आपका अपना शरीर है, एक्सपेरिमेंट ना करें। जितना हो सके नेचुरल फूड सोर्स से सप्लीमेंटेशन करना उचित होगा, रादर देन कि आप किसी भी एक्स्ट्रा प्रोटीन, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट से सप्लीमेंट करें। और तीसरी बात कि याद रखिए, आप इंसान हैं, मनुष्य हैं, जानवर नहीं हैं जो आपको बाइसेप्स ट्राइसेप्स मतलब डोले सोले इतने मोटे इतने बड़े चाहिए। आपको फिट रहना है। जिम जाने से मतलब आप रखिए फिट रहने का, और नहीं हो सके तो जिम मत जाइए, योगासन कीजिए घर में, बेहतर है। नहीं तो हेल्थ इंपैक्ट लेके आप बुरी तरह फंसेंगे। इस पे जरूर ध्यान रखिएगा। डॉक्टर, अगर हम बात करते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल की, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि शहरों में हर कोई हम लोग देखते तो है कि हर कोई ऐसा लगता है कि सेहत के प्रति बहुत सजग है, जबकि ऐसा प्रैक्टिकली नहीं है। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल एक आम फैमिली का कैसा होना चाहिए, ताकि बड़ों को, क्योंकि बच्चे फॉलो करते हैं, तो किस तरह का लाइफस्टाइल आप रेकमेंड करेंगे? एक घर का रूटीन क्या होना चाहिए? जी, जो बात आपने पहले कही बिल्कुल अच्छी बात आपने कही, ऑब्जर्वेशन वाली बात कही है कि समाज में सभी लोग ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनकी लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी है। जी। तो अगर हेल्दी है तो इतनी बीमारियां क्यों हैं? और हेल्दी है तो क्या उनको स्वास्थ्य की परिभाषा मालूम है? स्वास्थ्य किसको कहते हैं? हो क्या रहा है, इसमें भी एक दिखावा का प्रचलन चल पड़ा है कि हम तो जी। खाना यहां से खाते हैं, हमारा फूड ऑर्गेनिक फूड है, हम तो फला जिम जाते हैं, स्टेटस सिंबल, हम तो यहां से कपड़े खरीदते हैं, हम तो जीरो साइज पहनते हैं, और इस तरह के अनेक चीजों को। ये बेसिकली आप कहीं ना कहीं एंकर्ड हैं, ऑब्सेस्ड हैं, आप हेल्दी नहीं हैं। तो सबसे पहले सुनिए, हेल्थ की परिभाषा क्या है। हमारा मेडिकल साइंस कहता है फिजिकल एंड मेंटल वेलबीइंग, मतलब शारीरिक और मानसिक संतुलन समन्वय की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। मैं उसमें जोड़ता हूं स्पिरिचुअल वेलबींग, मतलब आपको मन मस्तिष्क से कहाँ है, टाइम सिंक्रोनाइजेशन, माइंडफुलनेस भी पता हो। हमारा आयुर्वेद क्या कहता है? सम दोषः समग्निश्च सम धातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ अति अभिधीयते। मतलब उसमें जितनी चीजें आपके शरीर में काम कर रही है, जिसको आप आयुर्वेद की परिभाषा में तो एग्जैक्ट नहीं फिट कर पाएंगे, लेकिन ऐसे हार्मोन, न्यूरोकेमिकल्स, मॉलिक्यूलर लेवल पे सारी चीजें समान हो, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन, आत्मा इंद्रिय और मन भी प्रसन्न हो, मतलब सारी चीजें संतुलित हो, उसी को स्वास्थ्य कहते हैं। तो हर इंसान को अपना ये देखना है कि क्या ये चीजें आपकी संतुलित है। अगर बैलेंस है तो आप स्वस्थ हैं। अब पूछिएगा कि कैसे घर में होना चाहिए। एक आम घर में, आम भारतीय घर में हो सकता है अलग हो थोड़ा सा, जो बहुत एफ्लुएंट रिच लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल अलग हो सकती है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। अगर जो लोग पॉवर्टी में हैं, मैं उनकी भी बात नहीं कर रहा हूं। बहुत गुर्बत में हैं, गरीबी में हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, तो उनसे मैं कैसे बात करूंगा कि समन्वय की स्थिति में जिए। एक एवरेज इंडियन फैमिली, मिडिल क्लास, जिसको बेसिक नीड, जो मास्लोज नीड हायरार्की थियरी में कहा गया है, बेसिक फूड, एयर, वाटर, सैनिटेशन, शेल्टर, रहने की व्यवस्था, सिक्योरिटी, लव, सेल्फ स्टीम, ये सारा चीज मिल रहा हो, उनके लिए है कि जगने का समय, सोने का समय निर्धारित हो। सुबह के समय सब परिवार के लोग थोड़ी देर जरूर साथ बैठें, कुछ भी बात करें, कुछ भी करें, समय साझा करें। घर लौटने के बाद सब लोग साथ बैठे, और अगर बहाना हो तो डिनर साथ कर लें। ये आपकी चॉइस है, कुछ लोग अगर डिनर पहले करते हैं कर सकते हैं, लेकिन समय जरूर साथ बिताएं, कुछ भी देर। इससे आपका एक कोहेसिवनेस आएगा। और जो आपने बात कही कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अच्छी आदतें कैसे ट्रांसमाइग्रेट होगी, तो ऐसे ट्रांसमाइग्रेट होती है, ट्रांसेंड होती है, बच्चे भी सीखते हैं। जो बहुत आप सही। अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं वो आप जरूर करें। जैसे स्क्रीन टाइम, आप खुद व्हाट्सएप फेसबुक पे पूरे टाइम स्क्रीन में लगे रहेंगे तो बच्चों से उम्मीद ना करें कि वो स्क्रीन से ऑफ रहेंगे। आप पूरे टाइम अगर प्ले स्टेशन या टेलीविजन पे रहेंगे तो बच्चों से उम्मीद ना करें। आपको अपनी आदतों को, सिगरेट, शराब, कॉफी, चाय, इस पे कंट्रोल करके रखना होगा ताकि बच्चे ना करें। बच्चे आप ही को कॉपी करेंगे।
एंगर, जेलस, जैसे आप बाहर से किसी के बारे में आके घर में बात कर रहे हैं जिससे आप जेलसी दिखा रहे हैं, एंग्जाइटी है किसी कारण, तो बच्चों को यही लगेगा जब मेरे पिताजी मेरी माताजी ऐसा कर रहे हैं तो इसमें कोई खराब बात नहीं है, मैं भी जेलसी कर सकता हूं किसी से। इस तरह से बेसिक ये है कि सहजता, सरलता और तरलता, ये तीनों का समन्वय जहां पे जिस लाइफस्टाइल में आपके घर में हो जाए उसको करें, और जितने फैमिली मेंबर है उनमें कोहेसिवनेस के साथ इसको उतारें तो बेहतर फैमिली लाइफस्टाइल हो सकती है। सर एक और सवाल आया है। ये पूछ रहे हैं कि आजकल 10-12 घंटे लोग कुछ नहीं खाते हैं और फिर एक मील खाते हैं, क्या ऐसा तरीका जो वो वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करते हैं ये सही है? देखिए बहुत सारी सर वेट स्टडी लॉस, हुई है। वेट लॉस की आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। जी, देखिए वेट गेन पहले समझना होगा कि वेट गेन होता क्यों है। अगर होगा तो कभी हम एक सेशन करेंगे ओबेसिटी पे, लेकिन बेसिक मैं जी बताता हूँ। बिल्कुल। वेट गेन मोस्ट ऑफ द केसेज में एक्स्ट्रा खाने से नहीं होता है, मींस क्वांटिटी ऑफ फूड से नहीं होता, क्वालिटी ऑफ फूड से होता है। अगर आप जी कम ही खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, समोसे, चाट, पकौड़े ये आपके खाने में है, तो वेट गेन होगा। वेट गेन तब होता है जब सेडेंट्री लाइफस्टाइल है आपकी, बैठे रहते हैं ज्यादा। वेट गेन तब होता है जब स्ट्रेस हार्मोन आपका बढ़ा रहता है पूरे टाइम। वेट गेन तब होता है जब सोने जगने का समय आपका संतुलित ना हो। वेट गेन इससे हो रहा है। इंटरमीडिएट फास्टिंग रिसेंटली आया है डाइटरी प्रोग्राम में, जिसमें ये माना जा रहा है कि वेट लॉस होगा। हाँ, ट्रांजिएंट वेट लॉस होगा, लेकिन इसके इल इफेक्ट का आपको पता है। लॉन्ग फास्टिंग से कीटोसिस होती है, फैटी लिवर होता है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का डेफिशिएंसी आती है। एक्चुअल रिकमेंडेशन यही है कि स्मॉल मील एट रेगुलर इंटरवल, अभी भी यही रिकमेंडेशन है। क्योंकि जब लार्ज मील लेते हैं तो एक तो पॉसिबिलिटी, इंटरमीडिएट फास्टिंग लार्ज गैप के बाद लेते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि लार्ज मील लें। जितना लार्ज मील लेंगे उतना इंसुलिन का सेक्रेशन होगा और बाद में रिबाउंड वेट गेन ज्यादा होगा। इसलिए ये बहुत ही चेंजिंग थियरी होती रहती है। कई बार बीच में आता है कुछ और रिपोर्ट आ गई, अभी इंटरमीडिएट फास्टिंग का दौर चल रहा है, आप कर लेंगे। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, नेचुरल लॉ क्या है। अगर बॉडी में सिस्टम दिया गया है भूख का और सेटाइटी का, दो सेंटर हमारे बॉडी में है, कब भूख लगेगी कब सेटाइटी, तो नीड बेस्ड एंड आर बेस्ड थ्योरी सबसे उपयुक्त है। मतलब आपने कुछ समय फिक्स किया कि मुझे 2 से ढाई घंटे में कुछ खा लेना है। जैसे लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर आप करते हैं, ठीक है, बीच में लेकिन मुझे चना ले लेना है, रोस्टेड चना ले लेना है, सिर्फ प्रोटीन और हाई फाइबर है। कभी एक ग्लास सत्तू ले लेना है। तो इसको ऐसे हम कहते हैं कि एक आपने आर फिक्स किया और दूसरा नीड। कभी आपको भूख लग गई तो उस भूख लगे समय में बेवजह शुगर प्रोडक्ट, प्योर शुगर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, ना ले, और किसी भी फास्ट फूड जैसा प्रोडक्ट ना ले। उस समय इसी तरह से हाई प्रोटीन, रोस्टेड विथ फाइबर, इस तरह का कुछ ले लें, स्मॉल अमाउंट, नॉट बिग अमाउंट। सलाद ले लें, स्मॉल अमाउंट, ये आपको फिल कर देगा। कोई ऑर्गेनिक कार्बोनेटेड ड्रिंक या स्वीटनर ड्रिंक इसको नहीं लेना है। अगर इस तरह से करेंगे तो आपका वेट गेन कभी नहीं होगा। और ये लॉन्ग टर्म में देखिएगा फिर रिजल्ट आएगा कि फ्रीक्वेंट मील, शॉर्ट मील, स्मॉल मील एट रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट इंटरवल बेस्ट डाइट प्लान है, यही आ जाएगा। डॉक्टर साहब हमने अभी बात की थी, हमने हार्ट से शुरू किया था, आज हमारा टॉपिक भी हार्ट ही था। तो एक हेल्दी हार्ट के लिए, वो यंगस्टर्स हो या जो लोग हार्ट पेशेंट भी हैं, किस तरह की बातों को ध्यान रखना है ताकि वो एक हेल्दी लाइफ जी सके? जी, 3-4 बेसिक बातें बताता हूं। हार्ट भगवान ने सिंगल दिया है शरीर में, दिल एक ही है, किडनी 2 है और लिवर के 2 हिस्से होते हैं, लिवर लार्ज साइज होता है। इस तरह से बहुत सारे अंग दिए जो सप्लीमेंट अंग हैं, लेकिन हार्ट एक ही है। फेफड़ा हमारे पास 2 है। इसी का काम है कॉन्टिन्यूस 24/7 चलते रहना, और हम सोते भी रहे तो हार्ट उसी हिसाब से चल रहा है। अब आप इमेजिन कीजिए कि हार्ट इतना काम कर रहा है तो उसको भी कहीं से न्यूट्रिशन मिलना है। एट द सेम टाइम जितना आप इसको थकाइएगा, इमेजिन कीजिए एक इलेक्ट्रिक मोटर, जैसे पानी भरने के लिए आप घर में मोटर लगाते हैं। अगर मोटर को 24/7 आप चलाएं
तो मोटर की एक कैपेसिटी दी गई है। अगर उस मोटर को बहुत तेजी से चलाएं तो अलग है। अगर मोटर को कॉन्स्टेंटली इरेगुलर तरीके से चलाएं तो मोटर जल्दी चल जाएगी। सेम हार्ट के लिए। तो क्या करना है आपको? नंबर 1, किसी भी कारण से टैकिकार्डिया ना हो, मतलब हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ लंबे समय तक ना रहे आपका, जिसमें एक मैंने कहा एक्सेसिव एक्सरसाइज, लंबे समय तक 4-6 घंटे जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, इनका तनाव का होना, नींद गड़बड़ होना, ड्रीमिंग, बहुत एक्सेसिव ड्रीमिंग करना, मतलब नींद सो रहे हैं लेकिन आप सुबह जगते हैं, कहते हैं बहुत थकान है, पूरी रात में देखता रहा कुछ कुछ, या जगते हैं हेडेक हो रहा होता है, आपको सपना तो नहीं याद है लेकिन उस दरमियान हार्ट रेट आपका तेज रहेगा। या स्टेरॉइड का सेवन, मोटापा का होना, लैक ऑफ एक्सरसाइज मैंने बताया, हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फैट इसका होना, ये सब आपके हार्ट को बैडली इंपैक्ट करेगा। इंपैक्ट कैसे चेक करेंगे? जो मैंने फॉर्मूला बताया, चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन कम होनी चाहिए। आपके कपड़े बहुत तेजी से ना बदलने लगे मोटापा के कारण, हार्ट को इंपैक्ट होगा। इस पे हो ध्यान दीजिए, वापस आइए। एक्सेस हार्ट को लोड आप देते हैं स्मोकिंग, किसी भी निकोटीन प्रोडक्ट से, किसी भी फॉर्म में, ई सिगरेट हो, कन्वेंशनल सिगरेट हो, च्यूइंग टोबैको हो, कैफीन से, बहुत ज्यादा चाय से आप हार्ट रेट को बढ़ा के रखते हैं, इसको ना करें। अगर इन चीजों का ध्यान दें तो आप समझ लीजिए कि हार्ट की कैपेसिटी इतनी दे के भेजा जाता है कि लाइफ टाइम में आपको हार्ट की तकलीफ नहीं हो। चलते चलते डॉक्टर साहब अब समय भी हो रहा है, तो कुछ ऐसी टिप्स आप दीजिए जिनसे हम अपने हार्ट को हेल्दी रखने के साथ कब हम अलर्ट हो जाएं और जाग जाएं कि नहीं अब हमारे हार्ट पे लोड पड़ रहा है, तो अब हमें सावधान रहना है और डॉक्टर के पास जाना है। जी, कभी भी तेज चलने में सीने पे भारीपन हो, भारीपन या दर्द बाएं हाथ, गर्दन, जबड़े, पेट या पीठ में जाता हो, चलने में सांस फूलती हो, धड़कनें तेज महसूस करते हो आप, जिसको कहते हैं पैल्पिटेशन, दिल की धड़कन को महसूस करना, अगर ये सब होने लगे, ब्लैकआउट हो जाए, ब्लैकआउट कहते हैं आप बैठे थे खड़े हुए और आंखों के आगे अंधेरा छा गया, ये फिजियोलॉजिकल भी है, कभी कभी आम इंसान को भी हो सकता है, लेकिन अगर आपके साथ ये रेगुलर होने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपको हार्ट सिग्नल दे रहा है, आप डॉक्टर को दिखाइए, चेक कराइए। एक कंडीशन आजकल बहुत कॉमन हो रही है, स्लीप एपनिया सिंड्रोम, जिसका छोटा फॉर्म कह सकते हैं स्नोरिंग या खर्राटे का होना। ऐसे व्यक्ति को जो स्लीप एपनिया सिंड्रोम वाले हैं, रात में उनकी सांसें रुक जाती है, खर्राटे बहुत तेज तेज से ले रहे होते हैं, बीच में सांसें रुक जाती हैं। ऐसे व्यक्ति दिन में नॉडिंग करते हैं, सोते हैं, काम कर रहे हैं सो जाएंगे, गाड़ी चला रहे हैं सो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को इम्पेंडिंग हार्ट की समस्या हो रही होती है, पता नहीं चलता। तो ऐसे व्यक्ति को जरूर जाके अपना हार्ट की जांच, स्लीप एपनिया के पीछे की वजह करके उसको ठीक कराना चाहिए, नहीं तो किसी दिन दस्तक एक बीमारी दे सकती है। डॉक्टर साहब अभी तो हमने बहुत अच्छी ये चर्चा की है, और भी जो सवाल हमारे दर्शकों के आ रहे हैं मैं आपको भेजूंगी। और दर्शकों से भी मेरी यही गुजारिश हो कि जो लोग भी जुड़े हैं, अगर उनके और भी कोई सवाल हैं तो वो हेल्थ मंथन को भेज सकते हैं, डॉक्टर अंशुमन कुमार उनका खुद से जवाब देंगे। और सर आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, हेल्थ मंथन की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार। धन्यवाद।